There is plenty of room at the bottom. सर रिचर्ड फेनमैन का ऐतिहासिक उद्बोधन। सन 1960 में भौतिक शास्त्री सर रिचर्ड फेनमैन ने एक ऐतिहासिक उद्बोधन दिया था जिसमें उन्होंने नैनो विज्ञान की परिकल्पना की थी। प्रस्तुत है उसका सार। There is plenty of room at the bottom. बहुत से भौतिक शास्त्री कैमरलिंग ओन्स से ईर्ष्या करते होंगे जिन्होंने निम्न ताप उत्पन्न करने की विधि ढूंढ निकाली थी। वो वैज्ञानिक खोजों की दुनिया के बेताज बादशाह की तरह देखे जाते थे जिनके आविष्कार ने कई नए आविष्कारों का रास्ता प्रशस्त किया। पेरी ब्रिजमैन ने अति उच्च दाब उत्पन्न करने की विधि ढूंढकर आविष्कारों के क्षेत्र में नई ऊर्जा भर दी थी। उच्च निर्वात की उत्पत्ति भी एक जादुई आविष्कार था, लेकिन मैं एक ऐसे अनछुए क्षेत्र की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ जिस क्षेत्र में नवीन आविष्कारों की अथाह संभावनाएं हैं। वह कोई नया क्षेत्र नहीं है। इससे भौतिकी के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में कोई नवीन सूचना प्राप्त नहीं होगी। यह ठोस अवस्था भौतिकी या मटेरियल साइंस की तरह है जो हमें हमारे आसपास घटने वाली जटिल घटनाओं को समझने में सहायता करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस नवीन क्षेत्र के बहुत सारे नवीन तकनीकी अनुप्रयोग होंगे। मैं वस्तुओं के आकार पर नियंत्रण द्वारा उन्हें मनचाहा स्वरूप देने और लो डायमेंशन पर उनके उपयोग की बात करना चाहता हूँ। लो डायमेंशन की बात करने पर लोग मिनिएचराइजेशन का हवाला देने लगते हैं। नाखून के आकार की इलेक्ट्रिक मोटर, एक पिन के शीर्ष पर हजारों शब्द लिख सकने वाले उपकरण और भी बहुत कुछ। लेकिन मैं हमारी दुनिया के अंदर बनी एक छोटी सी दुनिया के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। सन 2000 में लोगों को आश्चर्य होगा कि आखिर 1960 में किसी ने इसके बारे में सोचा क्यों नहीं था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सिर्फ कुछ हजार शब्द क्यों? हम एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के पूरे 24 खंड सुई की नोक पर लिखने के बारे में क्यों नहीं सोचते? आइए देखें कि ऐसा कर सकने के लिए हमें क्या चाहिए। किसी सुई की नोक 1 इंच के 1/16वें भाग के बराबर होगी। अगर इसे 25,000 गुना आवर्धित कर दें तो सुई की नोक का क्षेत्रफल एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के पन्नों के आकार का हो जाएगा। यानी अगर हम एनसाइक्लोपीडिया में लिखे शब्दों को 25,000 गुना छोटा कर दें तो सुई की नोक पर इसे लिखना संभव हो जाएगा। हमारी आँख की विभेदन क्षमता 1/120 इंच होती है। यह एनसाइक्लोपीडिया में लिखे हुए शब्दों के एक बिंदु के बराबर है। इसे 25,000 गुना छोटा करने पर यह कुछ एंगस्ट्रॉम आकार का होगा, यानी किसी सामान्य अणु के लगभग 32 अणुओं को मिलाने से बनी रेखा के बराबर। यानी एक बिंदु लगभग 1000 अणुओं के बराबर क्षेत्रफल घेरता है। तो फिर सुई की नोक पर लाखों करोड़ों अक्षर लिखना कैसे संभव होगा? और अगर लिख भी दिया गया तो उसे पढ़ा कैसे जाएगा? उसे पढ़ने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। हम अक्षरों को 1/25,000 गुना छोटा कैसे लिखेंगे? अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लेंस की दिशा पलट दें तो वह आवर्धन की बजाय आकार छोटा करने वाली मशीन की तरह काम करने लगेगा। उसे एक बहुत छोटे बिंदु के रूप में फोकस किया जा सकेगा। इस बिंदु की सहायता से हम 1/25,000 गुना छोटे अक्षर लिख सकेंगे। ठीक वैसे ही जैसे टेलीविज़न के स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन बीम की सहायता से चित्र बनते हैं। यह बहुत धीमी प्रक्रिया होगी, लेकिन इसके लिए कुछ तेज़ प्रक्रियाएं सोची जा सकती हैं। एक सरल रास्ता ये हो सकता है कि हम फोटो इलेक्ट्रिक स्क्रीन पर यही प्रक्रिया प्रकाशीय माइक्रोस्कोप द्वारा संपन्न करें। प्रकाश द्वारा इस फोटो इलेक्ट्रिक स्क्रीन से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे जिन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लेंस द्वारा इस तरह फोकस किया जाए कि वे सुई की नोक से टकराएं, जिनसे बने अक्षरों को बाद में पढ़ा जा सके। मुझे लगता है
कि सारे संसार में उपलब्ध सभी 24 मिलियन किताबों को एक पिन हेड पर लिखा जा सकता है। अगर ब्राज़ील यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी जलकर खाक हो जाए तो कुछ ही घंटों में हम एक एयरमेल के पतले कागज़ जितनी फिल्म के रूप में उसे सभी उपलब्ध किताबों की प्रतियां भेज सकेंगे। इस चर्चा को मैं नाम देना चाहूँगा देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। सैद्धांतिक रूप से भौतिकी के नियमों का रूप बदले बिना मात्र वस्तुओं के आकार पर नियंत्रण करने से यह सब संभव हो सकता है। मेरी गणना के अनुसार दुनिया भर के संचित ज्ञान को 10⁻15 बिट्स के रूप में लिखा जा सकता है। आणविक स्तर पर 1 इंच के 1/200 गुना यानी 1 बिट लगभग 100 अणु के बराबर और 10⁻15 बिट्स धूल के एक कण के बराबर आकार में समेटा जा सकता है। सो देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। जीव विज्ञानी बहुत पहले ही इस तथ्य से वाकिफ थे। एक सूक्ष्म सेल में कूट रूप में पौधे, जानवर या मनुष्य जैसी जटिल संरचना के निर्माण की सारी सूचनाएं निहित होती हैं। हमारा रंग रूप कैसा होगा, व्यवहार कैसा होगा, यह सब कुछ लगभग 50 अणुओं की श्रृंखला से बने डीएनए अणु में संचित होता है। इस कूट संरचना को पढ़ने के लिए हमें बेहतर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। आज उपलब्ध इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की विभेदन क्षमता 10 एंगस्ट्रॉम है। अगर हम इससे 100 गुना ज़्यादा आवर्धन चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की विभेदन क्षमता 1/20 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए। तब हम हर अणु को अलग अलग देख सकेंगे। जीव विज्ञान के कुछ अनुत्तरित प्रश्न हैं, जैसे कि डीएनए की आंतरिक संरचना क्या है, म्यूटेशन के दौरान क्या आंतरिक परिवर्तन आते हैं, प्रोटीन कैसे बनते हैं, एमिनो एसिड कहाँ पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल किस तरह कार्य करता है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए हमें चीज़ों को, प्रक्रियाओं को देखना होगा। यदि किसी नए पदार्थ की संरचना जाननी हो तो हमें जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। यदि हम उस पदार्थ की आणविक संरचना को एक शक्तिशाली माइक्रोस्कोप द्वारा देख पाते हैं तो यह बहुत आसान हो जाता है। वास्तव में उपलब्ध लेंस का न्यूमेरिकल अपर्चर बहुत ज़्यादा रखना संभव नहीं है, तो फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की क्षमता कैसे बढ़ाई जाएगी? ये हमें किसी बायोलॉजिकल सिस्टम से सीखना होगा। किसी बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत सूक्ष्म कोशिकाएं होती हैं जो आणविक स्तर पर कई प्रकार की शानदार प्रक्रियाओं को संपन्न करती हैं। उनमें कई प्रकार की सूचनाएं सन्निहित होती हैं। हम भी अगर ऐसा कुछ कर पाते, चीज़ों को सूक्ष्म स्तर पर गढ़कर उनसे मनचाहा कार्य संपन्न करवा पाते, उन्हें आणविक स्तर पर नियंत्रित कर पाते, ऐसा करने से बहुत से आर्थिक लाभ होंगे, जैसे कि कंप्यूटर का मिनिएचराइजेशन। कंप्यूटर में प्रयुक्त घटकों का आकार आणविक स्तर तक सूक्ष्म किया जा सके तो कंप्यूटर को ज़्यादा दक्ष बनाया जा सकता है। वे ज़्यादा तेज़ी से गणना कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। इनकी गति बढ़ाने के लिए इनका आकार घटाना ज़रूरी है। लेकिन मिनिएचराइजेशन से कुछ समस्याएं भी होंगी। छोटे आकार की मशीनें बनाने के लिए बहुत अधिक एक्यूरेसी चाहिए। मशीन का आकार छोटा होने पर भार और जड़त्व का महत्व कम हो जाएगा। मशीन मजबूत बनेगी, उसकी गति बढ़ जाएगी, पर मशीन पर पड़ने वाला स्ट्रेस भी तो बढ़ जाएगा। ज़्यादातर धातु होमोजीनियस नहीं होते, उनका ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण हमें कांच या प्लास्टिक जैसे होमोजीनियस अक्रिस्टलीय पदार्थों का उपयोग करना होगा। पदार्थ के विद्युतीय व चुंबकीय गुण भी इस सूक्ष्म स्तर पर बदल जाएंगे। विद्युतीय उपकरण का न सिर्फ आकार बल्कि उनका डिज़ाइन बदलना पड़ेगा। सूक्ष्म स्तर पर ल्यूब्रिकेंट्स की श्यानता कई गुना बढ़ जाएगी, लेकिन हो सकता है कि ल्यूब्रिकेशन के बिना मशीनें चलें, क्योंकि उसने सूक्ष्म उपकरणों में घर्षण से उत्पन्न ताप तुरंत खत्म हो जाएगा। लेकिन इस त्वरित ऊष्माक्षय के कारण आंतरिक दहन इंजन बनाना असंभव हो जाएगा। शायद रासायनिक क्रियाओं या बिजली से चलने वाले इंजन बनाने पड़ेंगे। इन छोटी मशीनों से हमें क्या फ़ायदा होगा? अपार संभावनाएं हैं जो हमें तलाश करनी है। जैसे हमारा शरीर और प्रकृति पूरी तरह स्वचालित हैं, परिस्थिति के अनुसार स्वयं में परिवर्तन ला सकते हैं, वैसे ही ये मशीनें स्वचालित होंगी। मेरे एक डॉक्टर मित्र
एल्बर्ट आर हिब्स ने एक मज़ेदार उदाहरण दिया कि यदि शल्य चिकित्सा के लिए कोई एक सूक्ष्म शल्य चिकित्सक को ही निगल जाए, वो भीतर जाकर समस्या को स्वयं देखे और शल्य चिकित्सा करे। यह एक अनहोनी सी बात लगती है, लेकिन ऐसी मशीनों को शरीर के बीमार अंगों की जगह फिट किया जा सकेगा जो पूरी तरह स्वचालित होंगी। वास्तव में बड़ी मशीनों की सहायता से हम इन बहुत सूक्ष्म मशीनों का संचालन कर सकते हैं जो आपस में इलेक्ट्रिकल सिस्टम द्वारा जुड़ी हुई हों। सूक्ष्म स्तर पर कार्य करने के लिए हमें ज़्यादा सटीक कार्य प्रणाली की आवश्यकता होगी। इस सूक्ष्म स्तर पर गुरुत्वीय बल नगण्य हो जाएगा और वांडर वॉल जैसे आणविक बल प्रभावशाली हो जाएंगे, लेकिन भविष्य में हम अणुओं को अपनी इच्छा अनुसार जमा कर सकेंगे, एक एक अणु को इच्छित स्थान पर भेज सकेंगे। अभी यह कहना कठिन है कि इसका क्या परिणाम होगा, लेकिन मुझे इसमें तनिक भी शंका नहीं है कि यदि हम सूक्ष्म आणविक स्तर पर वस्तुओं को नियंत्रित करने में सफल हुए तो हमें विलक्षण गुणधर्म वाले नए पदार्थ मिलेंगे जिनके उपयोग से हमें अत्यधिक लाभ होगा। अणुओं की छोटी सी दुनिया है। कुछ अणुओं के बने मशीनों से दुनिया में सब कुछ नए तरीके से डिज़ाइन करना होगा, क्योंकि इस स्तर पर क्वांटम यांत्रिकी के नियम लागू होंगे। क्वांटम विविक्त ऊर्जा स्तर पर क्वांटाइज्ड स्पिन का उपयोग कर नए उपकरण बनेंगे। आणविक स्तर पर नए प्रभाव नए बल कार्य करेंगे, जैसे कि बायोलॉजिकल सिस्टम में रासायनिक अभिक्रिया बल द्वारा नए नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं और नियंत्रित रहते हैं। भौतिकी के नियम वस्तुओं को आणविक स्तर पर नियंत्रण करने के विरुद्ध नहीं है, पर व्यवहारिक रूप में ऐसा करना कठिन है क्योंकि हम स्वयं बहुत बड़े हैं। एक रसायन शास्त्री जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा अपनी इच्छित संरचना वाला पदार्थ बना लेता है। जीव विज्ञानी भी ऐसा करता है, लेकिन यदि हमारे पास आणविक स्तर पर कार्य करने वाली मशीनें हों तो भौतिक शास्त्री भी इच्छित संरचना वाले नए नए पदार्थ बना सकता है। हमें इस नए विचार को कार्य रूप में परिणत करने के लिए मिलकर काम करना होगा। मैं उस व्यक्ति को $1000 का इनाम देना चाहूँगा जो किताब के एक पृष्ठ पर लिखी इबारतों को 1/25,000 गुना छोटा करके लिख सके, जिसे सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा पढ़ा जा सके। मैं उस शख्स को भी $1000 का इनाम देना चाहूँगा जो एक ऐसी घूमने वाली इलेक्ट्रिकल मोटर बना सके जो पूरी तरह बाहर से नियंत्रित हो और जिसका आकार केवल 1/64 इंच हो। मुझे नहीं लगता कि इन पुरस्कारों के दावेदारों को ढूंढने में हमें ज़्यादा वक्त लगेगा। तो ये थी फेनमैन के ऐतिहासिक उद्बोधन का सार। There is plenty of room at the bottom. Thanks.